Hello children, myself Mamta Verma from Chemistry Department। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप मतलब क्या होता है? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। Isotopes are atom of those elements which have same atomic number but different atomic masses। मीन्स आइसोटोप ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन द मॉलिक्यूल इज replaced by its isotope, there is no appreciable changes in intermolecular distance। यदि हम किसी मॉलिक्यूल को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो रिप्लेस कर देने पर उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल का वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। हाउएवर देयर इज अ change in total mass of the molecule as isotope atom is identical in every way except for the atomic mass। क्या होता है? इसमें जो है ओनली एटॉमिक मासेस ही चेंज होते हैं, ठीक है, और बाकी जो उसमें और अदर चेंजेस जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखते। लेकिन व्हेन द एटॉमिक मास चेंज, the moment of inertia and B values for the molecule will be changed because moment of inertia depends upon the atomic masses of the constituting atom of molecule and B changes because B depends upon the value of moment of inertia। इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास चेंज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है उसका आइसोटोप लिया जाता है, उस मॉलिक्यूल का आइसोटोप लिया जाता है, तो उसके चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई रहता है वो भी चेंज हो जाता है और बी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसलिए चेंज होता है क्योंकि वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। It means the effect of isotope substitution would bring changes in the difference of frequencies of the successive line of rotational spectra and also would bring changes in the energy values of the rotational level। Means जो आइसोटोप का इफेक्ट है वो जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकालने के लिए जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसकी सक्सेसिव लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और जो रोटेशनल लेवल के लिए जो एनर्जी वैल्यूज है उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 है, उसका जो आइसोटोप है वो कार्बन 30 है, उससे रिप्लेस कर देंगे तो उसका जो बी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि बी जो है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये जो है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे जैसे एटॉमिक मास यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, और इसको हम डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये है उसका डायग्राम, बट इससे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं। Fig 3.14 shows the effect of isotope substitution on the energy level. It indicates that there is a relative lowering of the carbon 13 O16 level with respect to those carbon 12 O16 level. Transition due to heavier molecule are shown dashed. Figure also indicate that the spectrum of higher species show a smaller separation between the lines than that of the higher one। इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक यहाँ पे जो रोटेशनल कांस्टेंट है, जो बी की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली
जैसे ही वहाँ पे उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर देंगे, उसका जो ये बी की वैल्यू है कंटिन्यूसली, ये बी का वैल्यू है। यहाँ पर देखो ये है कार्बन 12 के लिए बी की वैल्यू, ये सारी बी की वैल्यू है। और उसके आइसोटोप के लिए कंटिन्यूसली जो है बी की वैल्यू जो है कम होती जाती है जब हम उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस कर देंगे तो उसकी जो बी की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास चेंज हो रहा है ना, और एटॉमिक मास जो है कार्बन 12 से, ठीक है, क्या हो रहा है 12 से, यहाँ पर 12 है, ये 12 है, 12 से क्या हो रहा है इंक्रीज होके 13 हो रहा है। जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज होगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो है ये जो बी की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली कम होते जाएगी। तो ये बी की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, यहाँ इस फिगर में वही शो हो रहा है। ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा ऐसे तो चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका एप्लीकेशन में हम दो एटम लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2। ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये ऐसे। तो अगर एटम जो है एटम 1 है, एटम 1 के लिए हम जो है बी की वैल्यू जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो लेते हैं B1, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे। और एक जो मान लेते हैं वो क्या है B2 है दूसरा एटम के लिए। और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फर्स्ट एटम के लिए I1 और सेकंड एटम के लिए क्या हो गया I2। तो हमें रिलेशन पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो है B जो है I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए B1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/I1 हो जाएगा एंड B2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/I2 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा B1 बटा B2 इक्वल्स टू I2 बटा I1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए। ठीक है, उसको और थोड़ा सॉल्व किया गया है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई की वैल्यू है, ये जो आई की वैल्यू है उसमें और चेंजेस किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि आई इक्वल्स टू म्यू आर का स्क्वायर होता है। आर में क्या होता है, ये रिड्यूस्ड मास है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको थोड़ा और यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है थोड़ा सा, और इसको बढ़ाया गया है, ये जो इक्वेशन है उसको। अब हमें एक और इक्वेशन पता है आई इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर। तो जो एटम 2 है उसके लिए I2 इक्वल्स टू m2 r का स्क्वायर हो गया, एंड I1 के लिए क्या हो गया I1 इक्वल्स टू m1 r का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो I2/I1 इक्वल्स टू m2 r का स्क्वायर अपॉन m1 r का स्क्वायर। ये r का स्क्वायर और r का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या m2/m1। ये देखो थोड़ा और इस जो फार्मूले को है थोड़ा और इंक्रीज़ किया गया है, और ये I2/I1 इक्वल्स टू m2/m1 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये ऐसा फार्मूला को हम और इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें पता है I इक्वल्स टू म्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको और लिखा जा सकता है B1/B2 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 की जगह क्या लिख सकते हैं μ2 r का स्क्वायर अपॉन μ1 r
का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा क्या, μ2/μ1। यहाँ पे वही फॉर्मूला है। और जो कि ये जो है म्यू मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास के लिए ये फॉर्मूला है m1 इंटू m2/m1 प्लस m2 इंटू 1/n। यहाँ पर जो n है वो एवोगेड्रो नंबर है, ठीक है। अब जो है जो आइसोटोप है, इफ द आइसोटोप फॉर्म्स आर C12 एंड Cm। अब हम जो है एक फार्मूला ले रहे हैं, उसमें जो है हम मान लेते हैं कि जो कार्बन 12 है और Cm, इससे कोई आइसोटोप बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, फार्मूला μC12 इक्वल्स टू 16 इंटू 0 इंटू 12.1, ठीक है, सॉरी 12 अपॉन 16 प्लस 12 इंटू 1/n। ये ऐसे कार्बन 12 के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब वैसे ही किसके लिए लिखेंगे, ये μCm के लिए, क्योंकि हमने माना है कि जो दो यहाँ पे आइसोटोप है वो जो है एक C12 है और एक Cm से बना हुआ है, तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, μCm इक्वल्स टू ऊपर में क्या होगा 16 इंटू m/16 प्लस m और 1/n, ठीक है। वेयर m स्टैंड फॉर द मासेस ऑफ अननोन आइसोटोप। यहाँ पर जो m है वो अननोन आइसोटोप के लिए यहाँ पे वो साइन है, ठीक है। विच हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर कार्बन 12। कार्बन 12 के लिए इसको हम जो है उसको रिप्लेस किए हैं Cm से, ठीक है। μC12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन मॉलिक्यूल इज कार्बन 12 O16 एंड μCm इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द मॉलिक्यूल इज CmO16। यहाँ पर पीछे ये सब चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं सिंस द वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे पहले फार्मूला, इस फार्मूले को डिराइव कर चुके हैं, तो हमने अब माना है कि दो आइसोटोप जो है वो Cm और C12 से बना हुआ है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 16। अब उसके बाद देखते हैं, वो हो गया फार्मूला। अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हो गए वो फार्मूला है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ B1 ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO मॉलिक्यूल इज 1.9 to 118 सेंटीमीटर इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ B2 ऑब्जर्व्ड इज 1.83669 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यहाँ पर जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू को यहाँ पर दे दिया गया है। तो सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रही हूँ, जो μ1 μ2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया μ1 और ये μ2 का वैल्यू, जैसे कि ये μCm/μC12 यहाँ पर हमने निकाला था पीछे μCm इक्वल्स टू ये निकला था और μC12 इक्वल्स टू ये रखा था हमने, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। B1/B2 इक्वल्स टू μCm/ ये। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये B1/B2 इक्वल्स टू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसको दे दिया गया है, तो क्या करेंगे, ये रखेंगे और एक जो फार्मूला है ये निकला हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं सपोज। तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अगर पूरे को सॉल्व करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या होगा 13.0045 या फिर
m इक्वल्स टू 13 होगा। और 13 किसके लिए यूज़ किया जाता है? कार्बन का जो आइसोटोप है, एक 12 होता है और एक 13 होता है, तो वही होता है। यहाँ पर उसी का पता चलता है कि हाँ दी एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप Cm इज़ 13.0045 विच इज़ रिटन एज कार्बन 13। ठीक है, थैंक यू।